हेलो। हेलो एवरीवन दोस्तों। तो मेरा नाम है प्रमोद राणा और आज की क्लास में जो है ये हम मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो हम क्या है जानेंगे। साथ ही साथ कोशिश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण में सारी चीज़ें आपको याद करवा दी जाए। ये कुछ पार्ट्स में जो अपना आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये कंप्लीट होगा। तो आप जो है इस क्लास को अच्छे से देखना, साथ ही साथ अपने सभी स्टूडेंट्स में भी शेयर करना। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो चाहे एमपीपीएससी के अदर एग्जाम्स हो, साथ ही साथ एमपीपीएससी का जो मेंस है उसको लेके भी ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। सबसे पहले आपको सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण का फसल उत्पादन 2024-25 का डाटा है जो कि आपको क्लियर याद रखना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अपना मध्य प्रदेश जो है किस फसल के उत्पादन में पहले स्थान पे है। तो अपना मध्य प्रदेश जो है पहली बात तो मक्का में और साथ ही साथ कुल दलहन और मक्का के उत्पादन में अपना मध्य प्रदेश जो है इसका इसका कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। तो कुल मक्का मक्का के उत्पादन में और कुल दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो है ये पहला स्थान हो जाएगा। अब कुल खाद्यान्न के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, चना के, कुल तिलहन के और सोयाबीन के उत्पादन में जो है ये अपना मध्य प्रदेश, हालांकि अब जो है सोयाबीन पहले स्थान पे आ चुका है। 2024-25 के अनुसार जो है ये दूसरा स्थान था। तो पहले स्थान पे मक्का और कुल दलहन के उत्पादन में अपना मध्य प्रदेश जो है ये पहले स्थान पे हो जाएगा, जबकि गेहूं, कुल खाद्यान्न, साथ ही साथ कुल तिलहन और साथ ही साथ चने के उत्पादन में अपना मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो मोटा अनाज है, मोटे अनाज के उत्पादन के मामले में राजस्थान में जैसा कि आपको पता है गर्मी बहुत पड़ती है, गर्म जलवायु है, साथ ही साथ वर्षा भी बहुत कम होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में मोटा अनाज जो है होता है। मोटे अनाज के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। तो राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा मोटा अनाज होता है। और मोटे अनाज के मामले में मध्य प्रदेश का 2024-25 के डाटा के अनुसार तीसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मूंगफली के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान हो जाएगा। मूंगफली के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको याद रखना है धान, धान के उत्पादन में मध्य प्रदेश का सातवां स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो सातवां से विजुअल कर लो कि साथ साथ मिलके सातवां से विजुअल कर लो। अपने मध्य प्रदेश में धान जो है इस साइड ज्यादा होता है, साथ साथ मिलके हमने धान का उत्पादन किया। तो सातवें स्थान पे मध्य प्रदेश हो जाएगा धान उत्पादन के मामले में, जबकि कुल खाद्यान्न और गेहूं के उत्पादन के मामले में दूसरा स्थान है। जबकि चना और, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चना क्या सॉरी मक्का और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कुल दलहन के मामले में पहले स्थान पे है। जबकि आपको ध्यान रखना है गेहूं, कुल खाद्यान्न, कुल तिलहन, चना और सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में अभी वर्तमान में पहला है, उस समय द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, तो कुल तिलहन, चना, साथ ही साथ कुल खाद्यान्न और साथ ही साथ गेहूं, इसके मामले में मध्य प्रदेश जो है कौन से स्थान पे हो जाएगा? दूसरे स्थान पे आपको देखने को मिलेगा। और दान के मामले में मध्य प्रदेश जो है ये सातवें स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो चाहे अदर एग्जाम्स हो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले मैं छोटे छोटे आपको टॉपिक बता दूं, जैसे कहीं लिखा हो त्वरित अनुमान, प्रावधिक अनुमान और अग्रिम अनुमान हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये जो आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा है ये बहुत पहले बनता है, तो कुछ जो है 7 से 8 महीने का जो अग्रिम आंकड़ा आता है उस अनुसार बता दिया जाता है। कुल जो है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? अग्रिम अनुमान। अग्रिम अनुमान मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए जो है वित्तीय वर्ष हो जाएगा अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाएगा, परंतु कुछ जो है आर्थिक सर्वेक्षण बनता है तो पहले ही जो है ये डाटा आ जाता है, पहले ही डाटा आ जाता है, तो इस वजह से वहां पर ये 8 से 9 महीने का डाटा रहता है, अग्रिम अनुमान हो जाएगा। अब वित्तीय वर्ष समाप्त होता है तब डाटा आता है, तो वहां पर लिखा होगा त्वरित अनुमान, और फिर जो है बाद में और डाटा मिलता है तो वो प्रावधिक अनुमान जो है ये हो जाएगा। इसको QP, A और A जो है उससे डिफाइन कर दिया जाएगा। कैसे? QP और A है उससे जो है इसे क्या कर दिया जाएगा? डिफाइन कर दिया जाएगा। 2 मिनट रुकना जरा। हम्म तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चालू कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। ये समझ में आ गया, त्वरित अनुमान यानी त्वरित उस समय, अग्रिम यानी पहले ही 8 से 9 महीने में अग्रिम एक अनुमान लगा के जो है ये डाटा दे दिया जाता है, और प्रावधिक और निश्चित डाटा जो है ये बाद में दे दिया जाता है। तो QP, A और A जो है उससे आप समझ सकते हो।
अब सबसे पहले देखिए दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी में आप जानोगे सारी चीजें, जीडीपी क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर हम पढ़ रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, तो सारा डाटा जो है क्लियर ही जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, किसी पर्टिकुलर देश की जो है ये जीडीपी निकलती है और किसी राज्य की जो है जीएसडीपी हो जाएगी, ठीक है। जीएसडीपी हो जाएगी, तो अपन राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2025-26 के अनुसार जाने। तो अपने जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी, इन्होंने कहा है कि हम 2028-29 तक जो है ये मध्य प्रदेश की जीएसडीपी को दोगुना करेंगे। कितना करेंगे? दोगुना करने का लक्ष्य जो है ये निर्धारित किया गया। तो क्लियर क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी है, मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी है इसको दुगना करने का लक्ष्य जो है ये कब तक रखा गया है? 2028-29 तक रखा गया है। साथ ही साथ 2047 तक, 2047 तक यानी भारत की आजादी के 100 वर्ष से पूर्ण होने पर विकसित भारत का कॉन्सेप्ट लाया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 1 नवंबर 2025 को जो अभ्युदय मध्य प्रदेश कार्यक्रम चला था, इसी अभ्युदय मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत विकसित मध्य प्रदेश 2047 जो है, विकसित मध्य प्रदेश 2047 जो है, इसका क्या लाया गया? कॉन्सेप्ट लाया गया और कहा गया कि 2047 तक, 2047 तक मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी है उसे 250 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना रखा गया है? 250 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कितना दोस्तों? 250 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। कब? 2047 तक है। जबकि 2028-29 तक मध्य प्रदेश की जीएसडीपी को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश की जीएसडीपी है कितनी? तो प्रचलित भावों पे लगभग 16,69,000 करोड़ की जीएसडीपी हो जाएगी, ठीक है। तो लगभग आप मान के चलो 16 लाख करोड़ की जीएसडीपी है, जिसे 2028-29 तक लक्ष्य रखा गया है, दोगुना हम करेंगे। और 2047 तक जो है ये 250 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो है वो 22 लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2047 तक मध्य प्रदेश की जीएसडीपी को 250 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम यानी जो प्रति व्यक्ति की आय है उसे 22 लाख रुपए जो है करने का लक्ष्य रखा गया, यानी 22 लाख रुपए सालाना जो है प्रति व्यक्ति की एक एवरेज आय हो जाए। 22 लाख रुपए सालाना मतलब समझ रहे हो ना? 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए अपन को महीने के मिलने लग जाएंगे, ऐसा अपने मोहन यादव जी कह रहे हैं। साथ ही साथ अपनी मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है ना, साक्षरता, इसे 100% करने का लक्ष्य जो है ये भी रखा गया है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो अपना सिकल सेल एनीमिया रोग है इसको खत्म करने का लक्ष्य भी रखा गया। और भी बहुत सारे लक्ष्य जो है रखे गए हैं, वो आपको इस चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए विकसित मध्य प्रदेश का पूर्ण जो है ये भी विकसित मध्य प्रदेश 2047 लाया गया। अब ये जो सारी चीजें करनी है ये इतना आसान थोड़ी है, इसके लिए एक ज्ञान लाया गया। 4 प्रमुख स्तंभ थे। ज्ञान, GYAN, ठीक है। जी से गरीब हो जाएगा, गरीबों को नहीं, गरीबी को समाप्त करने के लिए जो है सारी चीजें की जाएगी। युवाओं पे काम किया जाएगा, अन्नदाता पे काम किया जाएगा, नारी पे काम किया जाएगा। और मध्य प्रदेश ने 2 आई और जोड़ दिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री पे जो है ये मध्य प्रदेश में काम किया जाएगा, विकसित मध्य प्रदेश 2047 जो है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 2028-29 तक मध्य प्रदेश की जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य, जबकि 2047 तक मध्य प्रदेश की जीएसडीपी जो है उसे 250 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया। कितना? 250 लाख करोड़ करने का लक्ष्य जो है ये रखा गया है, ठीक है। हाँ, अब ये मतलब समझ गए ना दोस्तों, ये अग्रिम आंकड़ों के अनुसार हो जाएगा, 8 से 9 महीने का डाटा और फिर अग्रिम आंकड़ों के अनुसार। अब देखिए दोस्तों, जो ये अपनी जीएसटी पे निकलेगी ना, ये 2 भावों पे निकलेगी, एक प्रचलित मूल्यों पे निकलेगी और एक स्थिर मूल्यों पे निकलेगी। एक तो प्रचलित मूल्यों पे जीएसटी पे निकलेगी और साथ ही साथ दोस्तों जो है स्थिर मूल्यों पर जो है ये मध्य प्रदेश की जीएसडीपी निकलेगी, या भारत की जीडीपी जो है ये निकलती है। प्रचलित मूल्य जैसे वर्तमान के मूल्य, इसमें जो है महंगाई भी जुड़ जाती है। पर वास्तविक रूप से जो है उत्पादन हुआ है वो स्थिर मूल्यों पर जो है जीएसडीपी या जीडीपी जो है निकलती है। ये वास्तविक जीडीपी होती है, पर ये महंगाई के आधार पर, जैसे मान लीजिए 2011-12 बेस वर्ष था, 2011-12 में 10 पेन का जो है ये उत्पादन किया गया।
और एक पेन की रेट जो है कितनी रखी गई, 10 रुपए गई। तो मध्य प्रदेश की जैसे मान लो जीडीपी हुई 100 रुपए। अब वर्तमान में देखें तो हम मान लो 2025-26 में, 2025-26 में जो है ये आप मान के चलिए दोस्तों कि अब पेन का उत्पादन तो 8 ही हुआ, पर पेन की वैल्यू जो है बढ़ गई। ठीक है, पेन की वैल्यू जो है ये बढ़ गई। तो आप जीएसडीपी निकालो, जो कि जैसे मान लो पेन की वैल्यू निकाल लो, ये 20 कर लो यहाँ। पेन की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीडीपी तो बढ़ी, पर वास्तविक रूप से क्या उत्पादन बढ़ा? नहीं, महंगाई के कारण जो है बढ़ गई। तो ये प्रचलित मूल्यों पे हो जाएगी और ये स्थिर मूल्यों पे हो जाएगी। स्थिर मूल्य पे जो जीडीपी होती है वही वास्तविक जीडीपी हो जाएगी। तो अब देखिए दोस्तों, 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश की जीएसडीपी कितनी है? 16,69,750 करोड़। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के एग्जाम्स में क्लियर भी आ जाता है कि मध्य प्रदेश की जीएसडीपी कितनी है? 16,69,750 करोड़। 16,69,750 करोड़। अब अपना मध्य प्रदेश जो है बहुत मजबूत है। 16 लाख करोड़ की मध्य प्रदेश की जीएसडीपी हो गई। तो 16 से कैसे याद रखें? जैसे एक दीवार है, अपने मध्य प्रदेश में एक पावरफुल दीवार है, इसे एक हाथी भी नहीं तोड़ पाएगा, और इस हाथी से दिख रहा है 16। तो मध्य प्रदेश की जीएसडीपी कितनी है? 16,69,750 करोड़ की प्रचलित भावों पे। तो मध्य प्रदेश की जीएसडीपी कितनी है? 16,69,750 करोड़ की हो जाएगी। जबकि स्थिर भावों पे का बात करें तो स्थिर रहेंगे तो साथ साथ रहेंगे। ठीक है, तो साथ साथ से याद रखना है दोस्तों, 7,81,911 करोड़ की जीएसडीपी हो जाएगी स्थिर भावों पे। तो स्थिर भावों पे लगभग कितनी हो जाएगी? 7,81,911 करोड़ की। जबकि प्रचलित भावों पे 16,69,750 करोड़। तो 16,69,750 करोड़ की जीएसडीपी प्रचलित भावों पे, जबकि स्थिर भावों पे कितनी हो जाएगी? 7,81,911। तो इसे विजुअल करो, स्थिर रहोगे तो साथ साथ मिलके काम करेंगे। तो 7,81,911 करोड़ की जीएसटीपी स्थिर भावों पे है, जबकि 16,69,750 करोड़ की जीएसटीपी जो है ये प्रचलित भावों पे हो जाएगी। ये है 2025-26 के अग्रिम आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, जबकि ये 2024-25 की जीडीपी हो जाएगी। मैं बार बार जीडीपी बोल दूं जीएसडीपी की जगह, तो समझ जाना मध्य प्रदेश की जीएसडीपी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 2024-25 के जो आंकड़े थे उसमें 15 लाख करोड़ की जीडीपी थी, जबकि वर्तमान में 16,69,000, वो भी अग्रिम आंकड़ों के अनुसार है। और स्थिर मूल्यों पे लगभग 7 लाख करोड़ की थी, और यहाँ पर भी लगभग 7,81,911 करोड़ की जीएसडीपी हो जाएगी। अब क्वेश्चन एमपीपीएससी के एक एग्जाम में पूछा गया कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मध्य प्रदेश की जीएसडीपी कितनी बढ़ी? अभी हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, अभी हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का दोस्तों एग्जाम हुआ है ना, ज्योग्राफी वगैरह का, तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी है कितनी बढ़ी। तो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मध्य प्रदेश की जीएसडीपी प्रचलित भावों पे 11.14% जो है ये बढ़ी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां पे ऑप्शन ऐसे दिए थे 11.14, 11.5, 11.6 या फिर 11 पॉइंट, ऐसा कुछ था। तो आपको पॉइंट के बाद भी याद रखना है। अब विजुअल कैसे करें? तो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में हमने बहुत ज्यादा उत्पादन किया, दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। ठीक है, तो 11 से याद रहेगा 11.14% जो है ये मध्य प्रदेश की जीएसडीपी बढ़ गई पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। ठीक है, तो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मध्य प्रदेश की जीएसडीपी जो है 11.14% जो है ये बढ़ गई। ये प्रचलित भावों पे, ये ध्यान रखना, प्रचलित भावों पे बढ़ी है। जबकि स्थिर भावों पे हम बात करें तो 8.04%। ये जो डाटा है बहुत मुश्किल से याद होगा। ठीक है, तो प्रचलित भावों पे मध्य प्रदेश की जीएसडीपी जो है 11.14% बढ़ी। जबकि स्थिर भावों पे हम बात करें तो 8 यानी 68 से हमने जीएसडीपी को बढ़ा लिया। ठीक है, तो 8.04% हो जाएगी। प्रचलित भावों पे मध्य प्रदेश की जीएसडीपी 11.14%, जबकि स्थिर भावों पे याद रखना 8 यानी 8.04%। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी है कितनी अग्रिम आंकड़ों के अनुसार? 16,69,750 करोड़ की। जबकि स्थिर भावों पे कितनी हो जाएगी? 7,81,911 करोड़ की मध्य प्रदेश की ये जो जीएसडीपी जो है ये हो जाएगी। ठीक है, ये वाले आंकड़े आपको अच्छे से याद रखने हैं।
जबकि आप पिछले वित्तीय वर्ष में देख सकते हो 6% और 11.05% बढ़ी। इस बार 11.14 और यहाँ 8.04% जो है ये बढ़ गई थी। तो ये मध्य प्रदेश की जीएसडीपी है। क्लियर डाटा याद रखना है। डाटा आपका नंबर्स में भी पूछा जा सकता है, कितनी वृद्धि हुई ये पूछा जा सकता है, और वो क्लियर आपसे बोल देगा कि प्रचलित भावों पे बताओ या स्थिर भावों पे बताओ। ठीक है, तो ये दोनों डाटा आपको अच्छे से याद रखना है। हाँ, अब आइए मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। अब आइए मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय। तो जहां बेस ईयर 2011-12 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 38,497 रुपए थी। अब जो वित्तीय वर्ष है 2025-26 के अग्रिम आंकड़े हैं उनके अनुसार कितनी हो गई? 1,69,050 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये करोड़ों में बात नहीं होगी। यहाँ यहाँ इतना पैसा नहीं है कि पर कैपिटा पर व्यक्ति को हम करोड़ों में दे पाए। यहाँ रुपए है, वहां पे करोड़ था। ठीक है, तो जहां वित्तीय वर्ष 2011-12 जो था उसमें मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? लगभग 38,000 रुपए, 38,497 रुपए। ये सालाना है ये। ठीक है, कि साल में एक एवरेज निकाला तो पर व्यक्ति को इतनी सैलरी मिलती है। पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के अग्रिम आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो पर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम जो है 1,69,050 रुपए है। वो भी प्रचलित भावों पे हो जाएगा। जबकि स्थिर भावों पे कितनी है? स्थिर भावों पे आपको 76,971। देखो, अपनी जो मध्य प्रदेश की जीएसडीपी थी उससे थोड़े थोड़े नंबर मिल रहे हैं। जीएसडीपी थी 16,69,750 करोड़ की, तो 16 में से ये 6 हटा दो, 1,69,050 रुपए जो है ये मध्य प्रदेश की क्या है? पर कैपिटा इनकम, वो भी प्रचलित भावों पे। ठीक है, प्रचलित भावों पे पर कैपिटा इनकम कितनी है? 1,69,050 रुपए। 1,69,000, 1669, 169, 1,69,050 रुपए प्रचलित भावों पे मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम है। जबकि स्थिर भावों पे कितनी हो जाएगी? 76,971 रुपए। 76,971 रुपए। अब एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 की तुलना में 2023-24 तक के चालू कीमतों पर यानी प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें कितने गुना की वृद्धि हुई है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? कितने गुना की जो है वृद्धि हुई है। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। तो 2011-12 की तुलना में बात करें तो 4 गुना से ज्यादा की जो है ये वृद्धि हमें देखने को मिल जाएगी। या फिर ये भी आ सकता है क्वेश्चन की 2011-12 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 38,497 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 38,497 रुपए जो है ये क्या हो जाएगी? मध्य प्रदेश की 2011-12 जो बेस ईयर था ना उस समय पर कैपिटा इनकम। जबकि वर्तमान में 1,69,050 रुपए प्रचलित भावों पे, जबकि स्थिर भावों पे 76,971 रुपए हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान मूल्यों पर 2011-12 की तुलना में 4 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है पर कैपिटा इनकम में। स्थिर मूल्यों में प्रति व्यक्ति आय वही 76,971 और वर्तमान मूल्यों में। हाँ, एक चीज याद रखना दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वित्तीय वर्ष का निकलता है जबकि बजट जो है अगले वित्तीय वर्ष का आता है। आर्थिक सर्वेक्षण मतलब है, पता है ना कि पिछले वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश ने क्या क्या काम किए वो बताओ, बजट हम क्या क्या काम करेंगे भविष्य में। ठीक है, तो वर्तमान मूल्यों में प्रति व्यक्ति आय ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन यानी GSVA हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रवार क्षेत्रवार जो है सकल मूल्य वर्धन यानी क्षेत्रवार मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी है उसमें किस किस ने मूल्य वर्धन किया, बढ़ाया, तो वो भी इंपॉर्टेंट जो है ये हो जाएगा। अब जैसे मध्य प्रदेश की जीएसडीपी या भारत की जो जीडीपी है उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान होता है कि नहीं? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि हो जाएगा, कच्चा माल हो जाएगा ये प्राथमिक में, द्वितीयक में उद्योग आ जाएंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, विनिर्माण निर्माण हो जाएगा। और जो तृतीय क्षेत्र है उसमें सेवा पर्यटन ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो अब इनने क्या क्या मूल्य वर्धित किया मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में वो हम जानते हैं। तो मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन की हम बात करें तो आप देख सकते हो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी क्या क्या रही वो भी अलग अलग होगी। वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य, ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके कहाँ से आते हैं? वर्तमान मूल्य से। ज्यादातर क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं? वर्तमान मूल्य से हो जाएगा। तो जीएसवीए में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 43.09%।
द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 19.79% और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है लगभग 37.12% हो जाएगी। या तो इसको बार बार पढ़ो या फिर मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, कच्चा माल, कृषि वगैरह हो जाएगा। अब मान लो दोस्तों कृषि हो रही है, खेती कर रहे हैं। खेती में दोस्तों नई नई किसी की शादी हुई है। अब शादी हुई है तो नई नई शादी हुई है, वो खेती भी कर रहे हैं और जो है ये कह रहे हैं कि बाबू तुम बहुत अच्छी लगती हो, हमें प्यार भी कर रहे हैं। तो 143 से समझते हो प्यार, प्यार से विजुअल करो 43% लगभग, या 43.09%। तो मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में वर्तमान मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, लगभग 43.09%। ठीक है, तो लगभग 43.09% जो है प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है वर्तमान मूल्यों पे, जबकि स्थिर मूल्यों पे 33%। ठीक है, स्थिर मूल्यों पे थोड़ा ही मुश्किल से याद होगा क्योंकि डाटा बहुत सारा है। स्थिर मूल्यों पे 33.54%, जबकि वर्तमान मूल्य, प्रचलित मूल्य पर 43.09% जो है ये क्या हो जाएगी, मध्य प्रदेश की जीएसडीपी हो जाएगी। ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो प्रचलित मूल्यों पे 43.09%, जबकि स्थिर मूल्यों पे 33.54% हो जाएगी। अब आइए द्वितीय क्षेत्र। अच्छा, द्वितीय क्षेत्र में क्या होते हैं, उद्योग। उद्योगों के लिए हमें जो है गाड़ियां वगैरह लगानी पड़ेगी क्योंकि सामान चाहिए, तो गाड़ी से हम लगाएंगे वैन। ठीक है, वैन, वैन से देखो ये वा से देख रहा है वन और ना से देख रहा है नो। बड़े बड़े उद्योगों में हमने वैन लगा दी। तो वर्तमान मूल्यों में हम बात करें तो द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, 19.79%। ठीक है, 19.79, 19 दिख रहा है, वन है, वन है, वन, लगभग 20% के आसपास आपको दिख रहा होगा। तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्तमान मूल्य में कितनी है, 19.79%। ठीक है, 19.79% हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है। हाँ, अब आइए दोस्तों जीएसबीए में, मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। तो तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी ये सकल मूल्य वर्धन में कितनी हो जाएगी, 37.12% हो जाएगी। ठीक है, 37 तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में कितनी हो जाएगी, 37.12% की क्या हो जाएगी, हिस्सेदारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र में 43% हो जाएगी, द्वितीय क्षेत्र में 19.79% हो जाएगी और तृतीय क्षेत्र में 37% हो जाएगी। ठीक है, 37% हो जाएगी। ये है प्रचलित मूल्यों पे। जबकि स्थिर मूल्यों पे हम बात करें तो आप देख सकते हो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 33% है, द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 26% है और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 40% है। ठीक है, तो 40%, 26% और साथ ही साथ 33% हो जाएगी। ठीक है, या आप आंकड़ा भी देख सकते हो। ये है दोस्तों अपना प्रचलित मूल्यों पे, ये वर्तमान या प्रचलित मूल्यों पे हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र कितना है, प्यार, याद है खेत में काम कर रहे थे, 43.09। फिर वैन में रखा, द्वितीय क्षेत्र की कितनी है, वैन 19.79%। और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी, 37.12%। 37.12% जो है ये तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी हो जाएगी वर्तमान। जबकि स्थिर में भी आप देख सकते हो, स्थिर मूल्यों पे क्या हो जाएगी दोस्तों, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र की, ये द्वितीय क्षेत्र की और ये तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी हो जाएगी। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा है प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, चाहे कच्चा माल हो, कृषि हो, उसकी हिस्सेदारी जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। फिर तृतीय क्षेत्र की और फिर द्वितीय क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश अच्छा खासा काम कर रहा है। पर उद्योगों की हिस्सेदारी, जो विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में कम है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। हाँ, अब देखिए दोस्तों, जो 2024-25 है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का कुल जीएसवीए प्रचलित भाव पे 6,33,532 करोड़ रुपए था और स्थिर भावों पर इतना था, जो 2025-26 में बढ़कर, यानी मध्य प्रदेश की टोटल जीएसडीपी प्रचलित भावों पे कितनी थी, 16,69,750 करोड़ थी। याद है कि नहीं, ये भूल गए, 16,69,750 करोड़ थी प्रचलित भावों पे। उसका 43.09% जो है ये प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी थी कि नहीं, 43 अभी अभी याद किया था। तो जो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है ये इतनी तो है, 43.09%, लगभग देखो 50% के आसपास होगी। 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है। ये देखो लगभग 43.09%। तो या तो 43.09% याद रख लो या डायरेक्ट याद रख सकते हो, तो ये भी याद रख लो। पर इतना डाटा याद रख पाना वास्तविक रूप से बहुत मुश्किल है। मुश्किल से तो दोस्तों आप सबको मध्य प्रदेश की जनसंख्या और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल याद हुआ होगा,
3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 7,26,26,809 जनसंख्या हो जाएगी। ये तो मुश्किल से याद होगी, इतना डाटा कैसे याद होगा। ठीक है, तो 2025-26 में यह बढ़कर प्रचलित भावों पे मध्य प्रदेश का जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका 6,79,817 करोड़ रुपए और स्थिर भावों पे 2,41,338 करोड़ रुपए हो गया। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2025-26 में कितना घट के कितना हो गया, 43.09% हो गया। ठीक है, 43.09% हो गया। अब जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर और जो क्षेत्र हैं जैसे फसल, पशुधन, वानिकी, मछली और जलीय कृषि, खनन और उत्खनन, और ये जो है इसमें दोस्तों क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि इनमें से सबसे प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम हिस्सेदारी किस योगदान किस में है। तो सबसे ज्यादा तो आपको पता है फसलों में होगी। अपना मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। अपने मध्य प्रदेश में जो है कृषि जो है अच्छी खासी मात्रा में होती है। तो अब दोस्तों फसलों के मामले में तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा फसलों का योगदान है। ठीक है, लगभग 30%, लगभग 30% आप देख सकते हो फसलों का योगदान है। जबकि सबसे कम, क्या अपने मध्य प्रदेश में समुद्र है, बताइए। अपने मध्य प्रदेश में समुद्र है क्या, नहीं है। नहीं है इसका मतलब मध्य प्रदेश में मछली पालन और जो जलीय कृषि है उसका सबसे कम योगदान होता है अपने प्राथमिक क्षेत्रों में, मात्र 0.61%। ठीक है, यही क्वेश्चन एमपीपीएससी के एक एग्जाम में आया था कि प्राथमिक क्षेत्र में से इनमें से कौन सा ऐसा उपक्षेत्र है जिसमें सबसे कम योगदान होता है। तो मछली और जलीय कृषि, मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सबसे कम योगदान होता है, मात्र 0.61%। जबकि सबसे ज्यादा फसलों में। दूसरे नंबर पे पशु, पशु भी अच्छी खासी मात्रा में अपने एमपी में। फिर अपना खनन और उत्खनन और फिर वानिकी हो जाएगा। और वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वन कितने हैं, 77,073 वर्ग किलोमीटर हैं। जबकि वन विभाग के द्वारा वनों के अंडर, मतलब कि हमारा ये वनों के वन विभाग के अंडर ये एरिया आता है तो 94,689 वर्ग किलोमीटर वो है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में हम बात करें तो आपको याद रखना है 30% हिस्सेदारी सबसे ज्यादा फसलों की, जबकि सबसे कम मछली पालन और जलीय कृषि में हो जाएगा। ठीक है। हम्म अब आइए दोस्तों द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश की प्रचलित भावों पे कितने परसेंट हिस्सेदारी थी जीएसवीए में, तो आपको ध्यान रखना है लगभग थी 19.79%। प्रचलित भावों पे थी कि नहीं थी, आप बताओ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2025 में जो प्रचलित भाव पे मध्य प्रदेश की द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 3,12,350 करोड़। देखो जरा 3,12,000 क्या 16,69,750 करोड़ का लगभग पांचवा हिस्सा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, तीन पंजे कितने होते हैं, 15-16 के आसपास पहुंचेंगे क्योंकि 12,000 ये भी लगभग जुड़ेंगे। तो लगभग 20%, पांच हिस्से कर दीजिए। ठीक है, तो 3,12,350 करोड़ रुपए हो जाएगी और स्थिर भावों पे ये जो है द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी हो जाएगी। ठीक है, अब द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, विद्युत आ जाएगी, बिजली गैस आ जाएगी, जलापूर्ति आ जाएगी और अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण शामिल है। और वर्ष 2025-26 में इस क्षेत्र का कुल योगदान 19.96% से घटकर कितना हो गया, 19.79%। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 19.79% वैन से याद रहेगा, ये याद रखना। जबकि प्राथमिक की 43.09% हो जाएगी। ठीक है, प्राथमिक की क्या हो जाएगी, 43.09% हो जाएगी। द्वितीय की आपको याद रखना है दोस्तों 19.79% जो है ये द्वितीय की हिस्सेदारी हो जाएगी। ठीक है, तो द्वितीय की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी, 19.79%। इतना समझ में आ गया। चलिए अब ये देखिए, हाँ चलिए दोस्तों अब आगे देखिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है द्वितीय क्षेत्र जो है उसकी हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी, 19.79। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी, 43.09%। प्राथमिक क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी थी, फसलों की, सबसे कम मछली और जलीय कृषि। अब द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, 19.79%। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देखिए दोस्तों किसकी है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग की है, विद्युत गैस जल आपूर्ति की है या फिर निर्माण की है। तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी दोस्तों आपको किसकी मिलेगी, निर्माण। अपने मध्य प्रदेश में जीएसडीपी जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा निर्माण हो रहा है और फिर मैन्युफैक्चरिंग, ये निर्माण मैन्युफैक्चरिंग, तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, निर्माण की हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना।
इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। देखो वृद्धि दर कितनी हुई, लगभग 13% बढ़ी है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। निर्माण में हिस्सेदारी 9.01 थी तो 9.22% हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के बाद द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब द्वितीयक क्षेत्र के बाद आइए तृतीयक क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्र की हिस्सेदारी पता है लगभग कितनी थी, 37% थी। ठीक है, कितनी थी, 37% हो जाएगी। तृतीय क्षेत्र में आपके क्या क्या आ जाएंगे, सेवा हो जाएगी। जैसे मैं आपको टीचिंग करा रहा हूँ, ये क्या है, सेवा है। डॉक्टर जो है वो आपको देता है, सेवा है। पर्यटन, आप कहीं घूमने आते हो तो ये क्या है, ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे, सेवा में आ जाएंगे। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र में जो है ये प्रचलित भावों पर जो है कितना हिस्सा है, 5,85,588 करोड़ है। आप तो परसेंटेज ध्यान रखना, नहीं तो ये नंबर याद रखना मुश्किल है। बस मध्य प्रदेश की जीएसडीपी जरूर ध्यान रखना, 16,69,750 करोड़ की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16,69,750 करोड़ की हो जाएगी, जिसमें से तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, लगभग 37.12% हो जाएगी। तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी, लगभग 37.12% हो जाएगी, ये याद रखना। ठीक है, हाँ प्रत्येक क्षेत्र में देखिए सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, तो आपको दिख रहा है व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट की हो जाएगी। ठीक है, तो होटल वगैरह आप देख रहे हो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अपन कहते हैं ना कि होटल्स जो है ये बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो होटल्स की हिस्सेदारी, तो व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट की हिस्सेदारी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट की हिस्सेदारी जो है सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल जाएगी, और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इसकी हिस्सेदारी भी बढ़ी है। द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें तो हिस्सेदारी जो है कम हुई है, और प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करें, प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करें तो भी हिस्सेदारी कम हुई। तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हुई, द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है ये भी कम हुई है, पर तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है ये क्या हुई है, बड़ी है। ठीक है, यानी सेवा क्षेत्र को लगातार जो है मध्य प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है। सेवा क्षेत्र जो है ये बढ़ रहा है, जिसमें सेवा क्षेत्र में भी व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट की हिस्सेदारी जो है 10.35% हो गई है, बढ़ गई है। साथ ही साथ ये जो मैंने आपको बताया था कि विजन @2047 समृद्ध मध्य प्रदेश, इसमें मध्य प्रदेश की जीएसडीपी जो है वर्तमान में है, उसकी तुलना में 2027 में कितना करना है, 250 लाख करोड़ की। अभी 16 लाख करोड़ की है, इसको 250 लाख करोड़ करना है 2047 तक, जबकि आपको ध्यान रखना है 2028-29 तक दोगुना करने का लक्ष्य जो है ये रखा गया है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए इसके साथ ही वर्ष 2029 के लिए भी कुछ आंकड़े रखे गए। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के हम कह रहे हैं कि 2047 में सीधा 250 लाख कर देंगे। तो जैसे अपन टाइम टेबल बनाते हैं ना कि एक साल बाद मुझे एमपीपीएससी निकालना है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक दिन में आपको कितना प्रोडक्टिव करना है, तब एक साल में एमपीपीएससी निकलेगा। पता चले कि आप अपना खुद का एनालिसिस ही एक साल बाद कर रहे हो तो खेल हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ष 2029 के लिए 27.2 लाख करोड़ रुपए का एक स्पष्ट मध्यवर्ती लक्ष्य जो है ये भी निर्धारित किया गया। देखो 2028-29 तक मध्य प्रदेश की जीएसडीपी को क्या किया जाएगा, दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। तो 13 लाख करोड़ से 27 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। पर वर्तमान में 2025-26 में हम देखें तो मध्य प्रदेश की जीएसडीपी 16,69,750 करोड़ की है, और 2047 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया 250 लाख करोड़ का हो जाएगा। अब जीएसडीपी में जो सेवा क्षेत्र है यानी जो तृतीय क्षेत्र है, इसकी हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग 36% मानी है, अभी है 37%। ठीक है, लगभग 36% मानी है। तो जो तृतीय क्षेत्र यानी जो सेवा क्षेत्र है, इसकी हिस्सेदारी जो है 49 से 53% के दायरे तक ले जाने की परिकल्पना भी की गई है। यानी मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र यानी जो तृतीय क्षेत्र है ना, उस पर सबसे ज्यादा क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इतना समझ में आ गया। अब देखो विगत वर्षों में एमपीपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए जीएसटीपी से रिलेटेड, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक पे आपको मतलब किस तरह पढ़ना है, क्या क्या याद करना है। हालांकि मैंने भी वही याद कराया है। पहला क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश में प्रचलित भावों पे वो क्लियर लिख देगा, प्रचलित भावों के आधार पर आधार वर्ष पर 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना अनुमानित था। अब आप बता दीजिए, इसको मैं 2023-24 को यदि मैं कर दूं 2025-26, बताइए 2025-26 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, प्राथमिक क्षेत्र का 43% है, लगभग लगभग 20% है।
लगभग 37% है। क्लियर कह रहा है, स्थिर मूल्यों पे नहीं बताना है, प्रचलित मूल्यों पे। अभी बताया था शुरुआत में खेत में काम कर रहे हैं, प्यार हो जाएगा, ठीक है, प्यार 43, तो 43.09% ये जो है सही आंसर होगा। समझ में आ गया। और देखोगे आप तो डाटा के आंकड़े भी जो बहुत पास पास दिए होते हैं। तो अब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों की परसेंटेज याद रहेगा। 43.09% प्राथमिक, द्वितीयक में 19.79% और तृतीयक में 37.12% हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। तो अपने मध्य प्रदेश में 2025-26 में हम देखें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित है, अपने मध्य प्रदेश में 72% जनसंख्या कहाँ पर रहती है, गाँव में रहती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 43.09% सबसे ज्यादा है। तो अपने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है, कृषि क्षेत्र पर आधारित है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जो है ये हो जाएगी। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र की भागीदारी में मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये जो है ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनन और उत्खनन का योगदान, ये पुराना एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, पर सोचो कि खनन और उत्खनन का योगदान पूछ लिया कितना परसेंट है। जैसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्रमुख प्रमुख देखने हैं, व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट का 10.35% हो जाएगा। खनन उत्खनन आपको द्वितीयक इसमें दिख जाएगा, ठीक है। ये अलग से अभी अपन पढ़ेंगे, रुको जरा, नहीं नहीं नहीं, प्राथमिक में दिखेगा कहीं ना कहीं, हाँ। खनन और उत्खनन जो है ये 2025-26 में 2.96% है। सोचो इतना भी डिटेल में आ रहा है, पर याद तो करना पड़ेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र में फसलों की, सबसे कम मछली और जलीय कृषि की। पशुधन की 7%, वानिकी की 2.13% और खनन और उत्खनन की 2.96% हो जाएगी। द्वितीय क्षेत्र में बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग की 7.77, विद्युत गैस जल की आपूर्ति की 3.35 और निर्माण की 9.22% जो है ये हिस्सेदारी हो जाएगी। तृतीय क्षेत्र में आप देख सकते हो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट की। इसके अलावा परिवहन और भंडारण है, इनकी भी हिस्सेदारी थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो, ठीक है। लोक प्रशासन की 4.96, अन्य सेवाओं की ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना मध्य प्रदेश में जो है एक टॉपिक अपना कंप्लीट होता है कि मध्य प्रदेश की जीएसडीपी, मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम, यहाँ से जो है ये आपको क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिल जाएंगे। अब आइए दोस्तों सार्वजनिक वित्त, यहाँ से हालांकि प्री में कम क्वेश्चन आते हैं, पर मेंस में जैसे ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 से 2022-23 के मध्य राज्य करों की जीएसडीपी में आखिरकार योगदान जो है इसे स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है हम सार्वजनिक वित्त, कितना राजस्व हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना राजकोषीय घाटा हुआ और लोक ऋण पर अपना जो जो वित्त है ये केंद्रित होता है। हम बात करें 2004-05 से लगभग 14 वर्षों तक राज्य का जो राजस्व अधिशेष में रहा है, यानी अपने पास जो राजस्व है वो एक्स्ट्रा ही रहा है पिछले 14 वर्षों में हम बात करें। परंतु वैश्विक आर्थिक कारणों से जो अपना लॉकडाउन वगैरह, कोरोना वगैरह आया था, तो उस समय जो है 2019-20 में जो अपना है राजस्व घाटा हुआ था, ठीक है। वैसे हम देखें कि 2004 से लेकर लगभग 14 सालों तक, 2019-20 तक जो है ये अपना राज्य का जो राजस्व अधिशेष ही रहा है। परंतु हम बात करें कोरोना संकट है, उस समय अपना राजस्व घाटा हुआ था। और 2021-22 में कोविड-19 के प्रभाव से हम उबर गए थे, तो राज्य ने फिर से जो है ये राजस्व जो है उसका अधिशेष की स्थिति प्राप्त कर ली थी, ठीक है। राजस्व अधिशेष की स्थिति प्राप्त कर ली, यानी राजस्व जो है अपना जितना डिसाइड किया उससे ज्यादा ही स्थिति प्राप्त कर ली। 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार जो राजकोषीय घाटा है ये जीएसडीपी का लगभग 4.66% रहने की संभावना या अनुमान लगाया गया है कि बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा जो है ये जीएसडीपी का लगभग कितना परसेंट रहने की संभावना है, तो 4.66% रहने की संभावना है। कितना? 4.66% जो है ये रहने की संभावना हो जाएगा। और 15वां जो वित्त आयोग है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा 3% निर्धारित की गई है, ठीक है। बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा जो मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का लगभग 4.66% रहने की संभावना है, जबकि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार
राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा जो है ये 3% निर्धारित की गई है। और भारत सरकार से विशेष केंद्रीय सहायता 12,300 करोड़ भी प्राप्त हुई है। अब देखिए दोस्तों, ये पुनरीक्षित अनुमान हो जाएंगे 2024-25 और ये बजट अनुमान के अनुसार। राजकोषीय घाटा 78,902 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटे का राज्य की जीएसडीपी में योगदान कितना बताया बजट अनुमान के अनुसार? 4.66%, जबकि 15वें वित्त आयोग के अनुसार बताया लगभग 3% जो है ये होगा। जिसमें प्राथमिक घाटा 50,266 करोड़ रुपए, राजस्व घाटा 618 करोड़ रुपए, कुल प्राप्तियां 3,75,340 करोड़ रुपए। ठीक है, ये तो आपको डाटा है क्लियर, थोड़ा थोड़ा देख लेना। राजस्व प्राप्तियां 2,90,879, कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का परसेंटेज। ठीक है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको डाटा देख लेना है। राजस्व व्यय 2,90,261 करोड़ रुपए। राजस्व व्यय जीएसडीपी के परसेंटेज के रूप में लगभग 17%। ठीक है, ये पूंजीगत व्यय हो जाएगा, ये राजस्व हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्व व्यय टैक्स वगैरह से जो भी व्यय हुआ है ये पूंजीगत व्यय हो जाएगा। जो भी सड़कें वगैरह बनाई उससे जो व्यय हुआ है, खर्चा हुआ है। ठीक है, ये राजस्व खर्चा मतलब जैसे मान लीजिए सैलरी वगैरह दी, ये पूंजीगत व्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये डाटा आपको क्लियर जो है ये याद रखना होगा। अब कर राजस्व की हम बात करें तो राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक योगदान जो है ये टैक्स राजस्व का रहा है। ठीक है, राजस्व जो हमें मिला है ना उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? टैक्स राजस्व का हो जाएगा, जिसमें एसजीएसटी हो जाएगा, स्टेट जीएसटी जो है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी जो है, इसका योगदान सबसे ज्यादा रहा था। जो राजस्व है उसमें टैक्स राजस्व का योगदान रहा, और टैक्स राजस्व में एसजीएसटी का सबसे ज्यादा योगदान 42,140 करोड़ रुपए जो है हमने स्टेट जीएसटी। इसके अलावा वाणिज्य कर से लगभग 22 करोड़, और राज्य आबकारी शुल्क से लगभग 17,500 करोड़ रुपए। राज्य का गैर कर राजस्व की हम बात करें तो अलोह खनन और धातु कर्म उद्योग से इतना हो जाएगा, वानिकी और वन्य जीवों से 1,552 करोड़, और सिंचाई से 894 हो जाएगा। ठीक है, ये गैर कर जो राजस्व है उनकी बात हो रही है। खनन और धातु कर्म उद्योग से इतना राजस्व हमें प्राप्त हुआ, वानिकी और वन्य जीवों से इतना, और सिंचाई से 894 करोड़ रुपए जो है ये राजस्व प्राप्त हुआ। अब मध्य प्रदेश का बजट यहाँ से जो है क्वेश्चन आ जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार के बजट का आकार, जहाँ वित्तीय वर्ष 2000 मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश का बजट लगभग 16,393 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में, ठीक है, 3,75,337 करोड़ रुपए जो है हो गया है। तो पहले जो बजट है 16,393 करोड़ का था, जबकि 2025-26 में बढ़ के मध्य प्रदेश का जो बजट है वो 3,75,337 करोड़ का हो गया। ठीक है, 3,75,337 करोड़ का हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, बजट में जो वृद्धि हुई है ना वित्तीय वर्ष 2000 की तुलना में 23 गुना की मध्य प्रदेश के बजट में। जहां अपन पैसा पहले इतना ही खर्च करते थे हर वित्तीय वर्ष, अब जो है 2025-26 में 3,75,337 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अपने बजट को जो है लगातार क्या किया है, बढ़ाया है। तो 2000 में याद रहेगा 16,000 करोड़ का, जबकि 2025-26 में 3,75,337 करोड़ का क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना जो ये है बजट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना बजट जो है ये हो जाएगा। हाँ, अब आइए राजकीय अनुशासन। इससे तात्पर्य क्या है? विवेकपूर्ण और जिम्मेदार सरकारी खर्च और बजटीय नीतियों को बनाए रखने के अभ्यास है। यानी सरकार जो है अपना जो खर्चा कर रही है वो जो है जिम्मेदारी से करे, तो यही दोस्तों एक तरह से क्या हो जाएगा, राजकोषीय अनुशासन। इसमें खर्चे को नियंत्रित करना, घाटे को कम करना, और सार्वजनिक वित्त जो है इसकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना शामिल होता है। किसमें? राजकोषीय अनुशासन। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के परिपक्व होने के लिए राजकोषीय अनुशासन महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी खर्च को कम से कम किया जाए, बजट उस अनुसार बनाया जाए कि खर्चा भी कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं लाभान्वित हो। तो मध्य प्रदेश में 2004-05 में ऋण जीएसडीपी अनुपात जो है ये लगभग 39.5% था। अब ये घटकर जो ऋण और जीएसडीपी का अनुपात है ना ये 39% था, अब घट के 2019-20 में 25% हो गया। परंतु आपको पता है कोविड-19 आ गया था, तो कोविड-19 के कारण व्यय यानी खर्चा बढ़ने से 31 मार्च 2024 तक यह अनुपात बढ़कर वापस जो है 27.99% जो है हो गया। तो आपको बेसिक बेसिक पढ़ लेना है
ठीक है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के परिपक्व होने के लिए राज्य के जो राजकोषीय अनुशासन है ये महत्वपूर्ण है। ऋण ऋण और जीएसडीपी का जो अनुपात है 39 था, 2019-20 के घट के जो है 25% हो गया, परंतु कोविड-19 के कारण 2024 तक जो है ये अनुपात बढ़कर लगभग 28% हो गया था। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की हम बात करें तो 15वें वित्त आयोग के अनुसार 2025-26 में ऋण जीएसडीपी अनुपात जो है ये लगभग 31% हो सकता है। ठीक है, ये वापस बढ़ के जो है कितना हो सकता है, 31% हो सकता है ऋण और जीएसडीपी का अनुपात, मतलब खर्चा और ज्यादा होगा। तो मार्च 2024 में बकाया उधारी पर औसत ब्याज भी 7.28% जो है ये था। ठीक है, हाँ अब देखिए राजस्व घाटा जो है, राजस्व घाटे को धीरे धीरे समाप्त करने और राजकोषीय घाटे में कमी करके राजकोषीय प्रबंधन में अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्यों के साथ मध्य प्रदेश में आया था मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट अधिनियम 2005 आया था। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था कि राजस्व घाटे को धीरे धीरे समाप्त करने और राजकोषीय घाटे में कमी करने के लिए मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है ये लाया गया था। ठीक है, हाँ अब देखिए राज्य में अपन बैंकिंग सेवाओं की हम बात करें तो राज्य में अपने मध्य प्रदेश में 8798 शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं जो है ये दी जा रही है, जिसमें से 33% जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। यानी ज्यादातर बैंकिंग सेवाएं जो है ये हमें शहरी क्षेत्रों में मिल रही है, जबकि 33% जो है ये बैंकिंग सेवाएं हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगी, जबकि 67% बैंकिंग सेवाएं जो है ये अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में हमें देखने को मिल जाएगी। जिसमें भी सबसे ज्यादा बैंकें कौन सी है, प्राइवेट है या सरकारी, तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं यही एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो 33% ग्रामीण एरियो में बैंकिंग सेवाएं हैं, जबकि 67% जो है अर्ध शहरी और शहरी एरियो में बैंकिंग सेवाएं आपको देखने को मिल जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की हम बात करें तो एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो राज्य के लगभग आधे बैंकिंग नेटवर्क का क्या करते हैं, गठन करते हैं। और इसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक लगभग 22%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 15%, सहकारी बैंक 10% और लघु वित्त बैंक 5% हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करें तो अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक है अपने, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राज्य सहकारी बैंक 1 हो जाएंगे। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 38 हो जाएंगे। भुगतान बैंक 1 हो जाएगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा। बैंक शाखाओं की कुल संख्या 8798 हो जाएगी। लघु वित्त बैंक 8 हो जाएंगे और प्राथमिक कृषि ऋण समिति कितनी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक आप जो है ये पढ़ सकते हो। अब आइए पीएम जन धन योजना, PMJDY पोर्टल। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार के द्वारा जब मोदी सरकार आई थी ना, तो सन 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये लाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य था कि सभी के बैंक खाते होने चाहिए, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से जो है हम सभी लोगों तक सरकारी फायदे जो है पहुंचा सकें। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कहा गया कि जो पीएम जन धन योजना है इसमें अब तक 4.62 करोड़ बैंक खाते जो है ये खोले गए हैं। सोचो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनसंख्या ही कितनी है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार 7,26,26,809, यानी लगभग 7 करोड़ तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, सभी बच्चे बच्चे सबको मिला के। इसमें से 4.62 करोड़ जो है ये जनधन खाते जो हैं पीएम जनधन योजना के तहत अभी तक खोले जा चुके हैं, जिसमें 55% खाता धारक महिलाएं हैं। सोचो, महिलाओं को खाता खुलवाने में बड़ा वो है, 55% खाता धारक इनमें से महिलाएं हैं और 61% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों से देखने को मिल जाएंगे। यानी 55% तो जिसमें से महिलाएं हैं, 45% ही पुरुष हैं। और ये जो टोटल है ना 4.62 करोड़ जो बैंक खाते हैं, इसमें 61% खाते जो है ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 61% जो है ये खाते हमें देखने को मिल जाएंगे। हाँ उसके बाद देखिए दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र ऋण, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो राज्य में प्राथमिक क्षेत्र में 59.43% जो है ये ऋण दिया गया है। जो राष्ट्रीय बेंचमार्क जो है ना 40%, उससे अधिक ही ऋण दिया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण हो जाएगा। और इसी तरह राज्य में कृषि ऋण 29% है, वो भी राष्ट्रीय बेंचमार्क से अधिक है।
कृषि ऋण भी दिया गया है, वो भी अधिक है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण जो है ये भी अधिक है। और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर वर्गों के लिए ऋण 10% का बेंचमार्क है, वहीं राज्य में 22% जो है ये भी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर वर्गों के लिए ऋण 10% का बेंचमार्क है, जिसमें भी मध्य प्रदेश ने सबसे 22% तक किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक स्थापना 1 मई 2025 को इसका विलय हो गया, और विलय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक दोनों का विलय हो गया। और प्रायोजक बैंक हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, और मुख्यालय इसका कहाँ पर हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। अब राज्य और राष्ट्रीय बैंकिंग अनुपात की हम तुलना की बात करें, तो ऋण जमा अनुपात की हम बात करें तो राष्ट्रीय औसत 80 है, मध्य प्रदेश में ज्यादा है। कुल ऋण का प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों में ऋण मध्य प्रदेश में ज्यादा है। कुल ऋण का कृषि ऋण मध्य प्रदेश में ज्यादा है। और कुल ऋण का कमजोर वर्गों के लिए ऋण ये भी मध्य प्रदेश में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सितंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार हो जाएगा। यहाँ से कुछ कुछ चीजें महत्वपूर्ण है जो आपको बेसिक बेसिक देख लेना है। मेंस में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा 2025 जो है, 2025 में मध्य प्रदेश को उद्योग वर्ष घोषित किया गया। क्या किया गया, 2025 में मध्य प्रदेश को उद्योग वर्ष घोषित किया गया। 2026 में किसानों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष या कृषि वर्ष घोषित किया गया। क्या किया गया, कृषि वर्ष, या फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है किसान कल्याण वर्ष हो जाएगा। जबकि 2027 में आप सभी को याद रखना है युवा वर्ष की घोषणा की गई है। युवा वर्ष मनाया जाएगा, यानी युवाओं पे काम किया जाएगा 2027 में। 2026 में किसान के कल्याण के लिए किया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको याद रखना है वर्ष 2026 जो है इसको कृषि वर्ष के रूप में मनाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। क्या की गई है, कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अब कृषि से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन मेंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलें कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन आ चुका है। किन मसाला फसलों को मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन के उद्देश्य क्या है। राज्य में मत्स्य विकास के लिए संचालित प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रमों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, हाँ, इसके बाद देवारण्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये आपके तो आ चुके हैं कृषि। आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं, इसके बाद आगे हम पढ़ लेंगे कृषि और ग्रामीण विकास से रिलेटेड जो भी आसपास का महत्वपूर्ण डाटा होगा वो हम अच्छे से क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।